नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग यूपीट्रिपलएससी पीटी के लिए जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो वीडियो पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। एक बात और है कि जब आप लोग वीडियो पे क्लिक कर ही देते हैं तो वीडियो देखते क्यों नहीं है? आखिर आप लोग क्या देखने आते हो यहाँ पर, बताओ मुझे। और देखिए 20 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग 2 मिनट में पता नहीं क्या देखते हो। अब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग यही कहोगे कि सर क्वेश्चन तो कोई फंसे नहीं थे। भाई 10 क्वेश्चन में आप क्या फंसा लोगे भाई पेपर में? इससे जो संबंधित जो टॉपिक हैं इनको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे तब तो क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में। 10 क्वेश्चन से क्या भला हो जाएगा? इनको तो मैंने खाली एक बेस लेके चला है कि एक बेस बना के चलता हूँ, तब बाकी उससे जो जितने क्वेश्चन निकलते हैं तब मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए आप लोग जब चैनल पर आ ही जाते हैं तो कृपया वीडियो पूरा देख लिया करें। एक बार देखें तो आखिर क्या है इसमें, किसी को मौका तो दिया करो यार समझाने का। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होता है जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे यानी किडनी यानी वृक्क सामान्य कार्य नहीं है। क्या नहीं है बताइए इसमें से? रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, या रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, या यूरिया को छानकर बाहर निकालना, या कई हार्मोनों का श्रावण करना। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। ये वीडियो प्राइमिंग हो रहा है, ठीक है, लाइव नहीं है। मैं देख रहा हूँ तब भी कमेंट आपके, आप ये मान के चलिए मैं देख रहा हूँ। और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के आप लोग, अगर आपके आंसर आते हैं तो आप लोग पहली बात तो टाइप करके देखिए कि आपको ये हाँ कि पहले का बी दूसरे का सी ऐसे, या पहले का पहला पहले का दूसरा ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना जो है गुर्दे का कार्य नहीं होता है। ये तो इंसुलिन का कार्य होता है ना, जिसका शुगर बढ़ जाती है, तो ये कार्य नहीं होता है वृक्क का, ये गुर्दे का कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का श्रावण करना, ये इसका कार्य होता है। गुर्दे के बारे में देखते हैं भाई क्या क्या। देखो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं निकाल के लाया हूँ, पेपर में आते हैं। गुर्दे या वृक्क के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है? इसको बोलते हैं पेरोटेनियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरोटेनियम झिल्ली होती है जो गुर्दे के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे ये गुर्दा मान लीजिए है, अरे ऐसा नहीं गुर्दा होता है, अरे कैसे बना दूँ मैं गुर्दा, चलो ऐसे। तो इसके चारों तरफ जो झिल्ली जो होती है ना, वो होती है पेरोटेनियम नाम की। गुर्दे की पथरी किससे होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, तब यही गुर्दे की पथरी के रूप में काम करती है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी किडनी की जो इकाई होती है, ये क्या है? जो किडनी की यूनिट है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्लाईनुमा जो है, ये प्यालीनुमा एक संरचना होती है, छोटी सी। जो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं उसमें एक छोटी सी एक नेफ्रॉन के अंदर एक प्यालीनुमा एक संरचना होती है, जिससे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं बोमेन संपुट। जिसे क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं, जो कार्टेक्स में स्थित होती है। अब बोमेन संपुट किस में स्थित होती है? कार्टेक्स के अंदर स्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य का जो मूत्र पीला होता है, ठीक है, पीला रंग का होता है, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा जो है मनुष्य का रंग जो है पीला होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। सामान्यतः ताज़ा मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। और वृक्क का आकार किसका होता है? सेम के बीज के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सेम के बीज के आकार का वृक्क का आकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए बताइए भाई इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा किसली, या कार्बेट, या राजीव गांधी अभयारण्य, या संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है राजीव गांधी अभयारण्य। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1972 में पहले क्या आया? वन्यजीव संरक्षण आया था। 1972 में क्या आया? वन्यजीव संरक्षण, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके 1 साल बाद क्या आया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, और भारत का 52वां, ये करंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट का है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ खुलने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है? राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। और 2018 की जो टाइगर की जो गणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पर 526 टाइगर है और पूरे भारत में है 2967। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी आगे कभी भी। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप लिखें चाहे आप याद करें, कुछ भी करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कैलाश सांखला को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो जोधपुर के हैं। और कान्हा और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिसको कान्हा किसली भी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और राजीव गांधी अभयारण्य ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है, नागरहोल बोलते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब यहाँ पर हम लोग जितने भी भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है वो सारे कवर कर लेंगे हम लोग, तो ये चीज़ें ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। इसको बहुत ही कायदे से, बहुत ही सीरियस होकर देखा करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वन अनुसंधान कहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अब देखिए यहाँ पर जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं सब देख लेते हैं एक साथ, जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर है, ये है रुड़की में, ठीक है। और आलू संस्थान, ये कई बार क्वेश्चन आया है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है शिमला में। ये दोस्तों कहाँ है, शिमला में। बस थोड़ा कलर चेंज किया जाए, रंग बिरंगी जो है अच्छा लगता है। अब देखिए आलू संस्थान कहाँ है, तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी मतलब आलू शिमला। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये राजमुंदरी है आंध्र प्रदेश में। और चावल अनुसंधान कहाँ है, ये है कटक में, उड़ीसा में है ये, ठीक है। और मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारत में, कटक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। लेकिन भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ पर है, ये पुणे में है, ठीक है। तो ये देखो कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम अनुसंधान कहाँ है, वो दिल्ली में है, लेकिन भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ है, ये पुणे में है। इसीलिए मैंने देखो इनको सब एक साथ लिख दिया है, ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल लिखा है यहाँ पर, अखिल भारतीय आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर, नई दिल्ली में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, ये लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में है। अभी आगे और हैं, देखिए औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ है, ये है लखनऊ में है। केंद्रीय आम शोध अनुसंधान कहाँ है, ये लखनऊ में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में है, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण संस्थान ये कहाँ पर है, देहरादून में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ, ये कासरगोड में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कहाँ है, ये कानपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी संस्थान ये करनाल में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, ये कोलकाता में है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जूट वगैरह ज़्यादा होता है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान ये हैदराबाद में है। भाभा परमाणु अनुसंधान ये कहाँ पर, ये ट्राम्बे में है। और भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान ये को फिर से रिपीट हो गया, कटक में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है। अब बहुत सारे मंदिर जो हैं भारत के वो इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, ये बाद में कभी रिपीट नहीं होंगे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, बताइए भाई। ये भद्राचमल चिदम्बरम, तो ये हम्पी में है, कर्नाटक के हम्पी में है ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अक्षरधाम, ये अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, अक्षरधाम मंदिर है नई दिल्ली में। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर कहाँ है, ये कोणार्क में है, ठीक है, उड़ीसा में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, ये तंजौर यानी तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है, पंजाब में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये पुरी में है। और सबरीमाला कहाँ है, ये केरल में है। रामानाथ स्वामी ये तमिलनाडु में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है, ये कोलकाता में है। काली माता से आप याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पर दुर्गा पूजा का बहुत भयंकर होती है। सिद्धि विनायक मंदिर जो है वो मुंबई में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, केरल में है ये। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ये कंबोडिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये भुवनेश्वर में है। लोटस टेम्पल कहाँ है, नई दिल्ली में है। और रथ मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम में है। नैना और ज्वाला मंदिर कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में। पशुपतिनाथ मंदिर ये काठमांडू में है। और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये तमिलनाडु में है। और एवारन देव मंदिर ये बैंकॉक में है, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। योगिनी मंदिर खजुराहो में है। हजारा राम मंदिर ये हम्पी में है। कैलाश मंदिर एलोरा में है। शोर मंदिर ये महाबलीपुरम में है। और तिरुपति बालाजी मंदिर ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। इतने सारे मंदिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसका हो जाएगा, ठीक। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक में नहीं बताने वाला है यहाँ पर। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइए भाई। ऋग्वेद में, प्रवृत्ति संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद इसका सही आंसर है। बस 2 पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। इसमें मुख्य 10 माने जाते हैं। और सबसे पहला उपनिषद माना जाता है किसको, ईशावास्योपनिषद, ठीक है, इसको माना जाता है ईशावास्योपनिषद,
ईशावास्योपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, या लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो इसका आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो मुगल प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा कि बाबर कौन था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था। यहाँ पर जो उसकी जो मुगल प्रशासन की जो व्यवस्था है इसको हम लोग देख लेंगे आज ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? लोक आचरण का अधिकारी जो होता था उसको बोलते थे मुहतसिब या मोहतसिब। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि मुगल काल में जो मंत्री परिषद थी उसको क्या कहते थे? उसको बोलते थे विजारत। जो मंत्री परिषद हुआ करती थी उसको बोलते थे विजारत। देखिए गर्मी लग रही है, पसीना सब भीगा जा रहा है। मीर बख्शी सैन्य अधिकारी होता था। मीर बख्शी, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार क्वेश्चन आया ये। मीर बख्शी जो होता है वो सैन्य अधिकारी होता था जो सरखत नाम का पत्र पर साइन करता था जिससे फिर सैनिकों को वेतन मिलता था। वित्त और राजस्व के अधिकारी को क्या बोलते थे? दीवान। धार्मिक मामलों का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे सद्र उस सुदूर बोलते थे। गृह प्रमुख जो होता था, जो गृह कार्य देखता था, उसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे मिर ए समा। क्या बोलते थे इसको भाई? मिर ए समा बोलते थे। कर मुक्त, जो कर से मुक्ति भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मदद ए मास। अब यहाँ पर लोग जो है तुक्का भी नहीं लगा सकते, इतना डेंजर नाम लग रहा है, मदद ए मास। ये कर मुक्ति वाली भूमि होती थी, जो करों से मुक्ति होती थी, भूमि होती थी, उसको बोलते थे मदद ए मास या बोलते थे सरयू गाल। अच्छा, अकबर ने वेश्याओं के लिए एक शैतानपुर नामक नगर जो है बसाया था। शैतानपुर नामक नगर बसाया था अकबर ने, ठीक है। न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे काजी उल कुजात। और मुफ्ती जो होता था, मुफ्ती, वो कानून का अधिकारी होता था। कानून अधिकारी को बोलते थे मुफ्ती। मीर आतिश कौन था? मीर आतिश मुगल काल में तोप खाने का अधिकारी होता था। और कारखानों का जो अधीक्षक होता था उसको बोलते थे नाजिर बयूतात, ठीक है। और देखिए जो जल सेनापति और बंदरगाहों का जो अधिकारी था उसको बोलते थे मुतसद्दी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? अब जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला देश पहला कौन है? इसका नाम है फ्रांस, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए जीएसटी जो है भारत में कब से लागू हुई थी? तो 1 जुलाई को 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। और भारत में जीएसटी जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी जो है वो बिल को पारित करने के लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। बाद में देखिए क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर देखिए जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था, लेकिन जो बिल पारित हुआ था उसके लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। और भारत में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू हुई थी 12 अगस्त 2016 को, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी, ठीक है। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है वो 3 अगस्त 2016 को पारित हो गया था और राज्यसभा में जो है वो 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति ने अपनी जो है मंजूरी, जीएसटी को अपनी मंजूरी कब दी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं, ठीक है। और जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है वो किसने दिया था? वो विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 18 डिजिट होते हैं। अभी और है, देखो जीएसटी जो है वो संविधान में किस अनुच्छेद में रखी गई है? 279A में जीएसटी को रखा गया है। जब 103वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये जोड़ा गया था, ठीक है। जीएसटी परिषद जो है वो राज्यों को 2/3 वोट देने का अधिकार देता है, ठीक है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 वोट देने का अधिकार दिया गया है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है वित्त मंत्री, ठीक है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। और भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब आया था? 2016 में आया था। और जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना कर दी गई थी। ये डेट आप याद रखेंगे, डेट ही तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी की बात है ये। जीएसटी को चोरी करने वाले के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को सबसे पहले तेलंगाना में पारित किया गया था,
और वर्तमान में जीएसटी की कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं। ठीक है, तो जीएसटी से इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? बताइए भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जानते होंगे आप लोग। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये भाग 4 में रखे गए हैं और नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। 36 से 51 तक की गई है। ठीक है, और देखिए इसके लिए जो कि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये सीधी सीधी लाइन पूछी जाती है कि नीति निर्देशक का मतलब उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। अनुच्छेद कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा एवं बचाव। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? एक तरीके से राज्य के मौलिक कर्तव्य समझ लीजिए। राज्य के मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अनुच्छेद 37 यह निर्धारित करता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब इनको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से राज्य का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 का में जो है समान न्याय और एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में है जो वो जो है गाँव में ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है राज्य को। ठीक है, ये राज्य पे डिपेंड करता है। अनुच्छेद 40 में है, ये भी नीति निर्देशक। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है कि 36 से 51 तक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये किसमें फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी बोलते हैं। अब पता नहीं इसका फुल फॉर्म भूल गए मैं। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या आता है कि अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 42 में क्या किया गया है कि मानवीय दशाएं और प्रसूति के दौरान जो है आराम करने की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। करंट के क्वेश्चन देखते हैं। शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? शेफाली वर्मा के बारे में करंट का क्वेश्चन बनता है। ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें हैं। देखिए, टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है। ये टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है शेफाली वर्मा, जो क्रिकेट से संबंधित है। अब भाई टेस्ट मैच मतलब क्रिकेट। 2020 जो है महिला 20 जो है उसमें कौन विजेता था? ऑस्ट्रेलिया। बस 2 क्वेश्चन रखो इसमें। ये क्या हो गया यार? होम इन द वर्ड, ये क्वेश्चन है कि होम इन द वर्ड जो है ये जो लिखा हुआ है होम इन द वर्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की? होम इन द वर्ड, तो भैया कौन है ये? अमर्त्य सेन है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार किस लिए मिला था? अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी, ठीक है, स्थापना के लिए। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। बिल्कुल पसीने से भीग गया हूँ, पंखा बहुत धीमे चल रहा है, गर्मी बहुत है। तो अब आप लोग बताइए कि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल पे जो भी आप नए हैं चैनल पे, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करो यार। जितने हो सके उतना शेयर किया करो, लोगों को लेके आओ इस चैनल पर। ठीक है, काम करने में अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में बार बार मैं रुक के काम करने लगा हूँ क्योंकि मन नहीं मानता तो वीडियो फिर से बनाने लगता हूँ। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, बाद में फिर आप बंद कर देते हैं। तो देखा करो यार, ये काम की चीज़ें हैं आपके, मतलब ये ऐसा नहीं है आलतू फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है।